हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार आप लोगों का डीटीसी के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो फिफ्थ सेम के बच्चे हैं उनके लिए 5 पेपर पढ़ना है, जिसमें एक पेपर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पढ़ना है। तो मैं उसी पेपर को आप लोगों के लिए डील करूँगा। आज मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इस पेपर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ और सिलेबस से रूबरू करवा दूँ। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ना है आप लोगों को। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जनरेशन कैसे हुआ था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कैसे किया गया था। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों ने अलग अलग मेथड्स पढ़े होंगे कि थर्मल पावर प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे थे, हाइडल पावर प्लांट लगाए थे, हाइड्रो पावर प्लांट लगाए थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए थे। तो जनरेटिंग स्टेशन पे हम लोगों ने पावर को जनरेट कर लिया था, या बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर लिया था। इसके बाद आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा होगा, जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि भाई जनरेशन के बाद, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के बाद हम लोग किस तरह से पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, इसको हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे। तो भाई ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो हाउसेज तक आ जाते हैं, या बोले तो कंज्यूमर तक आ जाते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर तक आ गए हैं तो कंज्यूमर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करेगा क्या करेगा, ज़रा सोचिए क्या करेगा। अब आप लोग को ये भी पता होगा, जब आप लोग फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में आए होंगे, ब्रांच पेपर शुरू हुआ होगा, तो उसी समय ये बात बताया गया होगा कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये बहुत इकोनॉमिकल है, ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। देखा जाए तो ये अदर एनर्जी, अदर जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, जो भी एनर्जी हमें दे सकता है, जैसे लकड़ी को जलाकर हम एनर्जी ले सकते हैं, हीट एनर्जी। ठीक है, तो वो जो हीट एनर्जी ले सकते हैं एक लकड़ी को जलाकर, और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सहारे हम हीट एनर्जी ला सकते हैं, तो इसमें बड़ा फर्क होता है। जो हम ओवरऑल एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई लकड़ी को जलाने से जो एनर्जी मिला है उसमें एफिशिएंसी 20 से 30% मिला है। लेकिन वही अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट हम जनरेट कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर पता चलता है कि एफिशिएंसी लगभग 90% का है। ठीक है, तो यही सब बातों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम सभी ने ये डिसाइड किया था, जो भी हमारे जो भी पीपल्स थे उनको ये लगा कि भाई हो ना हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सभी क्षेत्र में इकोनॉमिकल साबित हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कि एक जनरेटिंग स्टेशन बैठाया गया, पावर को जनरेट किया गया, और जनरेट करने के बाद ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जब कंज्यूमर के घर तक आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए अलग अलग अप्लायंसेस लगाए गए। ठीक है, तो ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पेपर है, इसमें हम यही बात जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपके घर में फ़ैन होगा, बल्ब होगा, हीटर होगा, इलेक्ट्रिक ओवन होगा, माइक्रो ओवन होगा जिससे आप खाना पकाते हैं, बहुत सारे अप्लायंसेज होंगे, चार्जर होगा मोबाइल चार्ज करने के लिए, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, बहुत सारी चीज़ें, मिक्सर मशीन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब भाई, ये सब जो चीज़ें हैं जिनका हमने नाम लिया, ये हो ना हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका यूटिलाइज किस तरह से कर रहे हैं, ठीक ना, इसी चीज़ को हम इस पूरे पेपर में पढ़ने वाले हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन कहने का मतलब है, इल्यूमिनेशन देखिए कहने का मतलब है कि भाई लाइट कहीं आया, ठीक है, लाइट कहीं आया, किसी सरफेस से टकराया, और टकराने के बाद, ठीक ना, टकराने के बाद उस सरफेस को प्रकाशित कर दिया। तो ये जो घटना होता है, ये जो प्रकाश का फेनोमेना है, इसी को हम लोग ने इल्यूमिनेशन का नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये जो इल्यूमिनेशन आपको चैप्टर नजर आ रहा है, इसमें हम पूरी तरह से ये जानेंगे कि भाई किस तरह से लाइट हमारा होता है, कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, लाइट का क्या नेचर होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। देखिए हम इसमें क्या क्या जानेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इल्यूमिनेशन का जो फर्स्ट टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी ल्यूमिनस फ्लक्स, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो आपने ल्यूमन सुना होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप लोगों ने सुना होगा, कैंडेला आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से, सॉलिड एंगल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है,
सॉलिड एंगल के बारे में सुना होगा, प्लेन एंगल के बारे में सुना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है, ठीक ना, वही टर्म्स को हम लोग यहाँ फर्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सेकंड टॉपिक है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन में हम लोग 2 लॉ पढ़ने वाले हैं, देखेंगे जब चैप्टर शुरू होगा तो देख लीजिए अभी ओवरव्यू चैप्टर का। तो तीसरा है सोर्स ऑफ लाइट। इसी में हम लोग सोर्स ऑफ लाइट जो है इसी में हम लोग देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाले जो बल्ब होते हैं वो काम कैसे करता है, ठीक है। एलईडी आप लोगों ने देखा होगा, सीएफएल आप लोगों ने देखा होगा, फ्लोरोसेंट बल्ब देखा होगा आपने, ठीक है। ट्यूब लाइट आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे मार्केट्स में बल्ब आ चुके हैं, ठीक ना, अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एलईडी ज़्यादातर। तो ये सब बल्ब को हम लोग एक एक करके इसी में सोर्सेज ऑफ लाइट में पढ़ेंगे, उसका वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कितना उसका एफिशिएंसी होता है, सारे के सारे चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए ऐसा कभी कभी होता है कि किसी सरफेस पे आपको ज़्यादा लाइट चाहिए होगा, कहीं आपको कम लाइट चाहिए होगा, ठीक है। तो भाई जहाँ कम लाइट चाहिए, कहीं ज़्यादा लाइट चाहिए, इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग इधर पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ लाइटनिंग स्कीम, ठीक है। तो टाइप ऑफ लाइटनिंग स्कीम इसी से थोड़ा रिलेटेड है, इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई जो स्कीम होता है इसमें देखेंगे डायरेक्ट स्कीम, इनडायरेक्ट स्कीम। जब आएगा टॉपिक तो हम लोग डायरेक्ट पूरा एकदम डीपली देखेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है। फिर है ल्यूमेन और लाइट फ्लक्स मेथड ऑफ लाइटनिंग। फिर है फ्लोड लाइटिंग। देखिए एक बात बताते हैं, आप लोगों ने कभी कभी ये सुना होगा कि भाई जो क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, जो नाइट मैच होते हैं वहाँ इतना व्यवस्था कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा लाइट, ठीक है, इतना ज़्यादा लाइट, तो वो लाइटनिंग को हम कहते क्या होंगे, तो वही लाइटनिंग जो है फ्लूड लाइटनिंग है भाई, वही लाइटनिंग फ्लूड लाइटिंग है। तो देखिए वहाँ पर होता क्या है, फ्लूड का मतलब आप लोग जानते होंगे, बाढ़, ठीक है। तो लाइट का बाढ़, ठीक ना, कहने का मतलब है लाइट का बाढ़, इतना सारा लाइट कि आपको कमी नहीं हो, लगे नहीं कि भाई रात में हम लोग है लाइट की कहीं पर कमी है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर स्टेडियम में रात में कहीं लाइट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपका यूनिट 1 का ओवरव्यू है। तो ये है यूनिट 2। अब यूनिट 2 में हम देखेंगे कि हमें यूनिट 2 में पढ़ना क्या है। तो देखिए यूनिट 2 में हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और हीटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए शुरू में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग जैसा कि हमने बात किया था शुरू में ही कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आने के बाद में हम लोग हीटर चला सकते हैं, ठीक है। तो हीटर चला सकते हैं, तो ये क्या है, हीटिंग, ठीक है। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो एडवांटेज आप लोग को जानना है, फिर मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कहने का मतलब है कि भाई हीट ट्रांसफर किस किस तरह से हो सकता है, उसका ट्रांसफर होने का मेथड क्या होता है। आप लोगों ने शुरू में ही पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा कि भाई जो हीट ट्रांसफर होता है वो 3 मेथड से होता है, ठीक है। तो हम डीपली बात करेंगे बाद में। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग को किस तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रिक से हम हीट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि भाई रेजिस्टेंस, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी वायर या कि कोई भी चीज़, कोई भी मेटल, उसके पास रेजिस्टेंस होता है। तो भाई जब उससे करंट पास होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम टी से मल्टीप्लाई करते तो एनर्जी मिल जाता है हमको। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमको एनर्जी मिलने लगा, हीट एनर्जी मिलने लगा। तो ये जो रेजिस्टेंस के कारण हीट एनर्जी डेवलप होने लगा, वही उसी को हम लोग रेजिस्टेंस हीटिंग का नाम दे देते हैं। तो इसमें हम लोग डीपली ये पढ़ेंगे कि भाई रेजिस्टेंस से कैसे हीटिंग हम लोग करते हैं, उसका यूज हम कहाँ पर कैसे करते हैं। आर्क हीटिंग, ठीक है। तो आर्क आप लोग को पता होगा कि जब भी भाई दो वायर्स आपस में जुड़ के काम कर रहे हैं और जब उनको हम सेपरेट कर देते हैं तो सेपरेट करने के बाद वहाँ पर एयर में करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। उसी को हम लोग आर्क का नाम देते थे, ठीक है, उसी को हम लोग आर्क का नाम देते थे। तो उसके जरिए हम लोग हीटिंग कैसे करवाएंगे, यहाँ पर ये बात हम देखेंगे। इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर अपने इंडक्शन प्रोसेस देखा होगा, ठीक है। तो इंडक्शन प्रोसेस के जरिए हम लोग हीटिंग कैसे करवा सकते हैं, ठीक है, वो या बोले तो ट्रांसफार्मर एक्शन के द्वारा, ठीक ना, कैसे हम लोग हीटिंग करवा सकते हैं वो देखेंगे यहाँ पर हम लोग। फिर है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कहने का मतलब है कि भाई आप लोगों ने कैपेसिटर का नाम सुना होगा, ठीक है। कैपेसिटर क्या करते हैं, 2 प्लेट्स लेते हैं, प्लेट कैपेसिटर का बात कर रहे हैं तो 2 प्लेट लेते हैं, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर रहे हैं इसके अंदर भी हीट जनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि भाई डाइलेक्ट्रिक का यूज करके हम कैसे हीट को जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है।
फिर आपका दूसरा पार्ट में शुरू होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम किसी दो मेटल्स को जोड़ेंगे कैसे। वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि दो मेटल्स को जोड़े कैसे, ठीक है। दो मेटल को जोड़ने का प्रोसेस ही वेल्डिंग कहलाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यूज करके वेल्डिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, आपको एक टॉपिक पढ़ना है मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। मतलब कहने का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके वेल्डिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो इसी का पार्ट है, इसी में आप मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में ही पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है, ठीक है। स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम देखेंगे कि भाई रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, कैसे काम करता है। स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन, ठीक है। स्पोर्ट वेल्डिंग जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही टाइप होता है। तो स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन एक बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि भाई स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन होता कैसा है, कैसे वर्किंग करता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। वहाँ पर हम ये देखेंगे। फिर है पोलरिटी इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो आर्क के जरिए भी हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम वेल्डिंग दो मेटल्स को आर्क के जरिए भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे कि भाई आर्क का यूज करके हम कैसे दो मेटल्स को जोड़ सकते हैं, कैसे वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे पोलरिटी इन डीसी वेल्डिंग। तो भाई देखिए अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, कभी हम ये तो नहीं बोले कि भाई डीसी और एसी, ठीक है। तो वेल्डिंग करने के बाद, वेल्डिंग करने का हम बात करें तो हम इलेक्ट्रिक जो एसी सप्लाई होता है उसका भी यूज करके हम वेल्डिंग कर सकते हैं, और डीसी सप्लाई है उसका भी यूज करके हम वेल्डिंग कर सकते हैं। तो भाई जो डीसी हम सप्लाई यूज करेंगे उसमें पोलरिटी डिसाइड किया जाता है कि भाई किस प्लस को कहाँ रखना है, माइनस को कहाँ रखना है, ठीक है। तो वो पोलरिटी हम डिसाइड इसमें करेंगे। यहाँ पर हम वो जानेंगे कैसे पोलरिटी डिसाइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्क वेल्डिंग डीसी मशीन, ठीक है। मतलब कहने का यह मतलब है कि डीसी मशीन जो यूज किए हैं जो आर्क वेल्डिंग का पर काम करता है, ठीक है, उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे। फिर है आर्क वेल्डिंग मशीन्स, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग मशीन्स हम पढ़ेंगे जिसमें एक एसी एक डीसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये यूनिट 2, तो देखिए ये है आपका यूनिट 3, 4, 5, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 में आप देख रहे होंगे एलिवेटर, ठीक है। एलिवेटर कहने का मतलब है, आप लोगों ने लिफ्ट के बारे में सुना होगा लिफ्ट के बारे में। स्टेशन पे जाते होंगे तो एक्सेलरेटर या कुछ ऐसा करके होता है, उसके बारे में सुने होंगे। जो सीढ़ी होता है ऊपर उतरने के लिए, नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो काम करते हैं, ठीक है, ये सब जो सिस्टम होता है इसी को हम लोग एलिवेटर का नाम देते हैं। जो लिफ्ट है, लिफ्ट अब बोल दिए कि भाई लिफ्ट क्या क्या वर्किंग क्या होता है उसका। तो भाई लिफ्ट जो होता है आदमी को वर्टिकली अप डाउन करवाता है। आदमी बोले या गुड्स को, किसी भी चीज़ को वर्टिकली अप डाउन मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जाता है आसानी से, ठीक है। आदमी कुछ काम नहीं करना पड़ता, बस खड़ा हो गया लिफ्ट में, ऊपर पहुंच गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलिवेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एलिवेटर या बोले तो लिफ्ट के बारे में। इसमें हम ये भी जानेंगे कि भाई लिफ्ट लगाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, उसको किस तरह से फॉलो करना होता है। इसमें प्रिसीजन्स होते हैं। मतलब कहने का यह मतलब है कि अब अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं तो भाई लिफ्ट में खड़े होने के बाद आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर कि लिफ्ट में हम जो ड्राइव यूज़ करते हैं, जो मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मोटर किस तरह का, किस नेचर का होना चाहिए, हम वो यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ हम पढ़ेंगे एलिवेटर में, ठीक है। फिर है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव। कहने का ये मतलब है, आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेन, ठीक है, ट्रेन भाई चल रहा है, तो वहाँ पर हम कुछ यूज़ किए होंगे, लगाए होंगे, मोटर लगाए होंगे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात करें तो वहाँ पर एक मोटर लगाया गया होगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वहाँ पर डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं, ऐसे सीरीज मोटर, ठीक है। तो भाई हम ये बस बोलना चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करके किस चीज़ को रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि मोटर का कहाँ पर कैसे यूज़ करें, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अलग अलग तरह के मोटर होते हैं, सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे डीसी शंट मोटर का बात करें तो भाई कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। डीसी सीरीज का भी अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, इंडक्शन मोटर का भी अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का भी अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जितने भी मोटर्स हैं सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो इन सब का भी यूज़ अलग अलग लोड के लिए किया जा रहा होगा, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ों को हम इसी में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव में। फिर आता है आपका इकोनॉमिक
एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसमें हम देखिए, आप लोगों ने ये सुना होगा कि भाई गांव में इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ सस्ता मिलता है शहरों की अपेक्षा। ठीक है, किसी दूसरे हम अगर कॉमर्शियल के लिए, हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको कुछ महंगा मिलेगा। अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करें तो उसको और कुछ महंगा मिलेगा। तो ये सब बातें को जो डिसाइड करते हैं, एक टैरिफ रखा जाता है। टैरिफ के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो बता रहा हूँ। देखिए, टैरिफ एक रखा जाता है, मतलब वहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेचना कितने पर है, कितने रुपये में बेचना है। ठीक है, उसके लिए डिसाइड यहाँ पर हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, और यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से इकोनॉमिकल पर्पस, ठीक है, इकोनॉमिकल बनाते हुए यूज़ करें। ठीक है, वह ये सभी चीज़ों को हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, यूनिट 5 में। तो ध्यान दीजिएगा, ये यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इतना ही 5 यूनिट पढ़ने हैं, और पाँचों यूनिट का मैंने अभी अभी इंट्रोडक्शन दिया है, 5 यूनिट का ओवरव्यू दिया है। ठीक है, अब अगले दिन से हम लोग 1 बाय 1 यूनिट को या टॉपिक को डिस्क्राइब करते चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में।